हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला। अगर आप वीडियो यूपीपी, टेट, पेट, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल, एसएससी, जीडी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जो पूछा जाता है उसमें वर्णमाला चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे कम से कम आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वर्णमाला अभ्यास आज से समस्या नहीं, निदान बनेगा और इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो वर्णमाला जो अभ्यास है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो अधिकतर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है वो वर्णमाला हो गया और संधि हो गया। इन दोनों अभ्यास ऐसा लगता है जैसे ये दोनों अभ्यास मिक्स हो रहे हैं, संधि और वर्णमाला। तो हम लोग जिस हिसाब से वर्णमाला को पढ़ेंगे और जिस हिसाब से संधि को पढ़ेंगे कुछ भी मिक्स नहीं होगा। आपको बखूबी तरीके से याद हो जाएगा कि वर्णमाला क्या है और संधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग संधि पे चलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला अभ्यास को और मस्ती से पढ़ते हैं, एकदम बिंदास होके। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला आखिर है क्या, हम लोग वर्णमाला कहते किसको हैं। तो देखिए, वर्ण का मतलब हो गया वर्ण से ही, तो वर्णों का, माला का मतलब हो गया व्यवस्थित समूह। कैसा समूह? व्यवस्थित समूह। जैसे हम लोग फूलों की एक माला पहनते हैं तो वो भी तो समूह है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। जैसे माला है, हम लोग फूलों की एक माला पहनते हैं तो वो फूलों का एक व्यवस्थित समूह होता है, इसलिए हम लोग उसको माला बोलते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब आइए हम लोग वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे अक्षर हो गया, वर्ण हो गया और शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, भाषा हो गया, ये सब क्या होता है, किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वर्णमाला में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, तब जानेंगे हम। पहले हम लोग देख लेते हैं ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ण किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ण, क्योंकि हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे और जब वर्ण ही नहीं पता होगा तो वर्णमाला क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिखित भाषा बोल रहा है। अभी भाषा कितने प्रकार का होता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। यानी कि वह सबसे छोटी इकाई किसकी? लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो देखिए, दो चीज़ों को हम लोग वर्ण बोलते हैं, स्वर को और स्वर रहित व्यंजन को। अब ये व्यंजन स्वर तो सुना होगा, लेकिन स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन क्या होता है इसको हम बताते हैं। जैसे जो भी व्यंजन लिखे होते हैं, जैसे क, ख, ग, इसके नीचे अगर ये हल लग जाए, जैसे ऐसे ये हल लग गया है, हल, अगर ये हल लगा हुआ है इसका मतलब कि ये व्यंजन मिक्स नहीं है, इसमें कोई और स्वर मिक्स नहीं है, ये प्योर व्यंजन बोल सकते हैं हम लोग इसको कि ये प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन। और ये स्वर हो गया छोटा आ से लेकर के बड़ा आ से लेकर के हम लोग जितने भी अन आहा तक होते हैं, ओ औ अन आहा, ये सभी क्या है? स्वर है। तो स्वर और स्वर रहित व्यंजन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण। अब बात करते हैं, तो वर्ण समझ में आ गया। अब देखते हैं अक्षर। अभी हम लोग देखेंगे कि अक्षर और वर्ण में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अक्षर क्या है। जिसका क्षर, देखिए अक्षर अ और क्षर, जिसका क्षर न किया जा सके यानी जिसका नाश न किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अक्षर। तो
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर। अब देखिए अक्षर क्या होते हैं, जितने भी स्वर हैं, अभी स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी बस ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिए कि स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या है, अक्षर। और जितने भी स्वर सहित व्यंजन, देखिए स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या कि प्योर व्यंजन, इसमें हल लगा हुआ होता है। और लेकिन स्वर सहित व्यंजन का मतलब क्या, इसमें ये जो व्यंजन है इसमें स्वर की मिलावट हुई है, तब जाके ये हल हटा है। यहाँ पे हल लगा है ना, तो ये स्वर रहित व्यंजन है। यहाँ से हल हट गया मतलब कि इसमें स्वर मिक्स हो गया है, तो इसको हम लोग स्वर सहित व्यंजन बोलेंगे। तो अब उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे देखिए ये क लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क बराबर क्या होता है, ये क, ये स्वर इसमें मिक्स है। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, वर्ण, ये वर्णों का विच्छेद कर देते हैं। तो ये वर्ण है, देखिए ये क, हल लग गया। अब इसमें क्या स्वर मिक्स है, छोटा आ, क्या स्वर मिक्स है, छोटा आ। तो छोटा आ की इसमें मिलावट है, अ की। अब जैसे देखिए की लिखा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, का बोल सकते हैं। इसमें से हम लोग स्वर को निकाल दिए, प्लस ये किसकी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये छोटी ई अलग कर दिए। अब ये क्या हो गया, क और ई, तो ये हम लोग वर्ण का विच्छेद कर दिए हैं। तो अब ये क स्वर रहित, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। और ये आ को हम लोग अक्षर भी कहेंगे, वर्ण भी कहेंगे, जो मन हो वो कह लीजिए। क्यों, क्योंकि वर्ण में भी क्या है, स्वर है, और अक्षर में भी क्या है, स्वर है। तो स्वर दोनों में है, डिफरेंस क्या है, व्यंजन का। इसमें वर्ण में क्या है, स्वर रहित व्यंजन यानी कि प्योर व्यंजन, और अक्षर में क्या है, स्वर सहित व्यंजन यानी कि स्वर का मिक्स। ठीक है, ये हो गया। यानी अक्षर, जितने भी स्वर हैं वो अक्षर हैं, और जितने भी स्वर हैं वो वर्ण भी हैं। लेकिन अक्षर और किससे किससे मिलकर बन सकता है, स्वर से और स्वर सहित ये स्वर से और स्वर रहित व्यंजन। ठीक, स्वर रहित व्यंजन, यानी कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अक्षर, यानी कि स्वर सहित व्यंजन बन जाएगा। जैसे स्वर है और स्वर रहित व्यंजन मिक्स कर दिए, ये देखिए स्वर है, ये स्वर हो गया, और ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, मिला दिए तो अक्षर बन गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं वो क्या है, अक्षर है, और अक्षर क्या हो सकता है, स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन। अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि स्वर को वर्ण और अक्षर दोनों कहा जा सकता है, यानी कि हम लोग स्वर को वर्ण और अक्षर दोनों कह सकते हैं। अब वर्णों का विच्छेद करके हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए राजू लिखा हुआ है, इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो र, ये हल लगा हुआ र प्लस, अब र में देखिए बड़ा आ का मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ा आ का, ये बड़ा आ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे जा है, तो जा से हम लोग स्वर हटा देंगे तो ये जा बचेगा, हल लगा हुआ। फिर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लिख दिए। अब देखिए वर्ण, इसमें क्या है, जितने भी स्वर होंगे सभी वर्ण होंगे, और जितने भी स्वर रहित व्यंजन, ये देखिए स्वर रहित व्यंजन यानी कि हल लगे हुए व्यंजन ये होंगे, ये भी क्या होंगे, वर्ण होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसमें वर्ण कितने हैं, 4। अगर अक्षर की बात करें तो एक अक्षर ये आ हो गया, एक अक्षर ये ऊ हो गया, या हम ये बोल सकते हैं इस आ और इस र को मिक्स कर देंगे तो ये र बनेगा, तो र भी हो सकता है। अगर र मिक्स नहीं करना है तो केवल आ, तो ये हो गया। अब जा तो यहाँ पे व्यंजन बनेगा नहीं, सॉरी अक्षर बनेगा नहीं, तो ऊ क्या है, यहाँ पे अक्षर है, या फिर ऊ को जा में जब मिक्स कर देंगे तब भी एक ही अक्षर बनेगा, नहीं मिक्स करेंगे तब भी एक ही अक्षर बनेगा। तो यहाँ पे वर्ण कितने हैं, 4, और अक्षर कितने हैं, 2, एक ये एक ये। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, सत्य। जैसे लिखा हुआ है सत्य, यानी कि आधा सा, इसको तोड़ रहे हैं, आधा सा प्लस, अब आ, सा में क्या मिक्स है, आ, तो आ यहाँ पे लिख देंगे छोटा आ ही मिक्स है। अगर सा लिखा होता तो बड़ा आ रहता,
प्लस यहाँ आधा ता है तो आधा ता लिख दिए, फिर या है, या से स्वर को हटा दिए, फिर स्वर को अलग इधर लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ण गिनिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ण है। और अगर अक्षर की बात करें तो देखिए एक अक्षर ये और एक अक्षर ये, 2 अक्षर है, या तो इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो सा बन जाएगा, तब भी एक अक्षर, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए या तब भी एक अक्षर, ये मिक्स होगा नहीं, तो इसमें भी क्या है 2। तो अक्षर और वर्ण क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त हम लोग समझते हैं ध्वनि। ध्वनि के बारे में जानते हैं क्या होती है। तो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई न दे, उसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि बोलेंगे। ओके, शब्द को समझते हैं, यानी कि ध्वनि क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई ना दे लेकिन सुनाई दे, उसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे। शब्द देखते हैं किसको बोलते हैं? वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल भी हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल, यानी सार्थक मेल का मतलब क्या? जिसका कुछ न कुछ मतलब निकले तो वही सार्थक है, जिसका कोई मतलब ही ना निकले वो क्या सार्थक है? कोई मतलब निकलेगा तभी तो सार्थक कहलाएगा ना। जैसे एक वर्ड हो गया ये, एक ये, अब ये आ और माँ मिल करके आम बना रहे हैं। अब ये माँ लिख दें फिर आ लिख दें तो ये कोई सार्थक मेल हुआ? इसका कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो सार्थक मेल होना चाहिए, जब तक सार्थक मेल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो शब्दों नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। पद की बात करें, पद किसे कहेंगे? तो जब कोई भी शब्द हो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब मान लो कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसमें किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए तो वो क्या हो गया? पद हो गया। अब देखते हैं वाक्य क्या होता है। हम लोग शब्द देख चुके हैं, वर्णों को मिला दीजिए शब्द बन गया, और शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए पद बन गया। वाक्य देखते हैं। अब शब्दों को मिला दें, अगर हम कई सारे शब्दों को मिला दें और सार्थक तरीके से मिला दें, यानी कि उनका भी कुछ न कुछ मतलब निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, इसका कुछ न कुछ मतलब निकल रहा है तो ये सार्थक मेल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक वाक्य है। अब इसको अगर ऐसे लिख दें, है रहा जा घर राम, तो इसका कुछ मतलब नहीं निकला, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। राम घर जा रहा है, इसको वाक्य कहेंगे। भाषा की बात करें तो विचारों के अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं, और इसकी सबसे छोटी इकाई हम बता चुके हैं क्या है? वर्ण। तो इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। जो हमारे विचार होते हैं उसको जिस रूप में हम प्रकट करते हैं सबके सामने बोल करके या फिर लिख करके, वही क्या होती है? भाषा होती है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जो हम लोग बोल करके किसी को बता दें, जिस रूप में बताएंगे बोल करके, वही क्या होगी? मौखिक भाषा होगी, और जिस रूप में उसको लिखेंगे वो लिखित भाषा होगी। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग ध्वनि कहते हैं, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बोलते हैं। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। हिंदी की 5 इकाइयाँ कौन कौन? ध्वनि, वर्ण, शब्द या पद, वाक्य और भाषा। तो ये हिंदी की 5 इकाइयाँ हैं। क्या क्या हो गया? वर्ण हो गया, हम लोगों ने वर्णमाला समझ लिया, वर्ण समझ लिया, अक्षर समझ लिया, और अक्षर के बाद ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, फिर भाषा, और उसके बाद हिंदी की 5 इकाइयाँ, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें वर्णमाला में पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
कि वर्णमाला वर्णमाला तो हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्णमाला में, इसको देखते हैं। वर्णमाला में हमें पढ़ना है स्वर। 11 स्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, 33 व्यंजन के बारे में, अयोगवाह के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। ये ड और ढक्कन वाला ढ, इसके नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है। और संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये अयोगवाह, ये अन और अह, अन को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है वर्णमाला में, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्वर से स्टार्ट करते हैं, स्वर के बाद अयोगवाह, फिर व्यंजन, फिर इसको ऐसे करके पूरा हम लोग इसको फिनिश करते हैं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला कि शब्द क्या होता है, शब्द वर्णों का सार्थक समूह। तो इसमें हमने एक उदाहरण बताया आपको, आम। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि ये एक अक्षर हो गया या वर्ण हो गया, मान लेते हैं, और ये तो अक्षर हो गया, तो ये वर्णों का समूह कहाँ से हुआ, वर्णों का सार्थक समूह कहाँ हुआ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना। हमने बोला है कि वर्णों का सार्थक समूह, उसको हम शब्द बोलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये अक्षर मिला दिए हैं और ये वर्ण मिला दिए हैं, तो ऐसा नहीं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो अ प्लस म प्लस अ, तो ये वर्णों का सार्थक समूह ही तो हुआ। ये अक्षर है, लेकिन ये जब तोड़ेंगे इसको तो ये वर्ण बनेगा, तो ये वर्णों का सार्थक समूह ही क्या, अक्षर है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब हम लोग देखते हैं स्वर, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना भाई। और पूरा हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, और किसी भी परीक्षा में आएगा हिंदी, आप मार देंगे, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। और जिस हिसाब से मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसमें ही होता है, वर्ण और अक्षर में। वर्ण और अक्षर ही बहुत लोग नहीं क्लियर करा पाते हैं। मेरे ख्याल से हमने जो बताया है आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अब पढ़ते हैं हम लोग स्वर के बारे में। अगर दोस्त स्वर की बात करें तो इसको हम लोग अच भी बोलते हैं, अच। स्वर, तो स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। तो स्वर क्या होते हैं कि बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। इनको बोलने में कोई रुकावट नहीं आती, जैसे अ आ ई उ, कोई रुकावट नहीं आता है। और ये बिना किसी और वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं होती है, ये खुद ही स्वतंत्र होते हैं, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों को बोलने में हमारे जीभ का टकराव नहीं होता है। अगर जीभ का टकराव हो रहा है तो समझ लो वो स्वर नहीं है। जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ अन अह। अब अन अह, इसमें देखिए अन अह, अन, इसमें जीभ का टकराव हो रहा है, अन। तो अभी क्यों टकराव हो रहा है, फिर भी इसको हम लोग स्वर बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो जीभ का टकराव नहीं होना चाहिए, और क्या, स्वतंत्र होंगे ये, बिना किसी अवरोध के बोले जाएंगे, और किसी और वर्ड की सहायता नहीं ली जाएगी इनको बोलने के लिए या इनको लिखने के लिए। तो छोटा आ यानी अ आ ई उ ऊ री ए ऐ, ठीक, ए ऐ ओ औ अन अ, ये सभी क्या है, स्वर है, ये सभी स्वर है। अब देखिए, ये जो अन है और अहा है, इनको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह।
अब अन जो है इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। यानी कि अन अनुस्वार है, आहा विसर्ग है, लेकिन इन दोनों को बोला जाएगा कि क्या है, ये दोनों अयोगवाह है। अब अयोगवाह क्या होता है इसको समझते हैं कि जो योग ना होने पर भी साथ रहें उन्हें हम लोग अयोगवाह बोलते हैं, कि इनका योग नहीं है फिर भी ये साथ में हैं। तो ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, यानी कि अन और आहा ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। तभी तो देखिए अन अन जीभ का टकराव हो जा रहा है, अन, तो ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। अब देखिए अयोगवाह इनको किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अन और आहा को अयोगवाह नाम दिया। अब क्यों, क्योंकि इसमें देखिए स्वर भी है व्यंजन, अन आहा, स्वर भी है व्यंजन भी है, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, और इनका योग ना होने पर भी ये साथ हैं, किसके, स्वर के साथ में है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो अब देखिए लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लिखित आधार पर स्वर कितने हो गए, 13। लेकिन हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, 11। तो दो कौन से कम हो गए, अन और आहा, अन और आहा को हटा दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछता है हिंदी भाषा में स्वर तो कितने होंगे, 11। क्वेश्चन पूछता है लिखित आधार पर स्वर कितने, तो 13। और अगर प्रश्न पूछता है कि हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो ये है 10। इसमें री भी हट जाता है, अन आहा और री। री देखिए, री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि र और छोटा ई। अब देखिए एक री ऐसे भी बनता है, ये ऐसे, तो इसका यूज हिंदी में नहीं होता, इसका यूज होता है संस्कृत में। तो स्वर समझ में आ गया होगा कि जिनका उच्चारण बिना जीभ के टकराव के हो, जो स्वतंत्र हों, जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता न हो, उन्हें हम लोग स्वर बोलेंगे। स्वर कितने हो गए, 13 हो गए। अन और आह क्या है, अयोगवाह है। अन को अनुस्वार बोलते हैं, आह को विसर्ग बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। और अगर प्रश्न पूछता है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, तो अन और आहा को हटा देंगे तो बचेंगे 11। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने हो गए, 11। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि शुद्ध स्वर कितने हैं, तो वो है 10। या ये कह दे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं 10। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के क्या भेद होते हैं, इसको जानते हैं। तो इसमें समय या मात्रा को एक साथ क्यों लिखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। कि अगर बड़ी मात्रा रहेगी, जैसे बड़ा आ तो आ बोलेंगे, बड़ा ऊ रहेगा तो ऊ बोलेंगे, तो जितनी बड़ी मात्रा रहेगी उतना ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखा गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, या ये पूछ सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, कितने भेद हो गए, मात्रा के आधार पर 2 टाइप के, या समय लगने वाले समय के आधार पर 2 टाइप के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर को हम लोग कितने नाम से जानते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर। और आपको ये सभी नाम जानने होंगे, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ लिया कि बीजाक्षर स्वर बताइए, बीजाक्षर स्वर कितने होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा बीजाक्षर स्वर है, पूछ लिया एक मात्रिक स्वर बताइए या जड़ स्वर बताइए, तो आपको ह्रस्व स्वर आता तो रहेगा लेकिन आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए सभी नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सभी नाम नहीं जानते रहेंगे तब तक थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये 4 होते हैं, अ ई उ री, 4।
यानी कि जो छोटे वाले हैं ये सभी रहेंगे, अ ई उ री, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। तो इनकी संख्या है 4 और इनको बोलने में, उच्चारण में सबसे कम टाइम लगता है। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम यानी कि सबसे छोटी मात्रा होती है और सबसे कम समय लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या होती है 4। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को देखिए कितने नामों से जानते हैं। दीर्घ स्वर, गुर स्वर, सजातीय स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर, इतने सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं और सभी नामों को आपको जानना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया संधि स्वर कौन है, कृत्रिम स्वर कौन है या गुरु स्वर कौन है, तो अगर केवल दीर्घ स्वर का नाम जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए सभी नाम को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इनकी संख्या होती है 7 और इनको बोलने में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता है। अगर उसमें 1 सेकेंड लग रहा है या अगर उसको बोलने में अगर जैसे 2 सेकेंड लग रहा है तो इसको बोलने में 4 सेकेंड लगेगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7। बड़ा आ यानी आ, बड़ी ई यानी ई, बड़ा ऊ यानी ऊ, ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर पूछता है कि मूल दीर्घ स्वर, देखिए इसमें मूल दीर्घ स्वर भी होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको हम लोग बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। और केवल दीर्घ स्वर पूछता है तो 7 यहाँ तक, लेकिन अगर पूछता है कि मूल दीर्घ स्वर बताइए तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या 3। तो आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है। अब देखिए प्लुत स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर केवल 2 टाइप के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और बोलने में सबसे कम समय, और दीर्घ स्वर में इनकी संख्या 7, बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम, लेकिन मूल दीर्घ स्वर 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और अगर केवल दीर्घ स्वर पूछा जाए तो इनकी संख्या 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। एक होता है प्लुत स्वर या आगत स्वर। ये हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन जानना जरूरी है इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसा स्वर जिसमें श्वास को लंबा खींचना पड़े या उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना टाइम लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। उदाहरण के लिए जैसे ओम बोला जाता है ना, ओम, तो कितना टाइम लग रहा है, 3 गुना टाइम लग रहा है। तो जब 3 गुना टाइम लग रहा है ह्रस्व स्वर से, तो इसको बोलते हैं प्लुत स्वर, इसको आगत स्वर भी बोला जाता है। तो पहला विभाजन हमने देख लिया, स्वरों का विभाजन में पहला देख लिया क्या, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अब देखते हैं दूसरा विभाजन स्वरों का, जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि जीभ के भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाएंगे, इसको देखते हैं। जैसे देखिए ये जीभ हमने बना रखा है यहाँ पे, इधर देखिए ये जीभ का आगे वाला भाग है, ये जीभ के बीच वाला भाग है, और ये जीभ के पीछे वाला भाग, यानी कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ है उसका है। तो आगे वाला भाग ये, बीच वाला भाग ये, और पीछे वाला भाग ये। तो अग्रभाग मतलब जीभ के आगे वाला भाग, मध्य भाग मतलब ये बीच वाला, और पश्च भाग मतलब ये पीछे वाला। तो हम लोग अब उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं स्वरों का, और देखते हैं कौन जीभ के अग्रभाग से बोला जाएगा, कौन मध्य भाग से बोला जाएगा और कौन पश्च भाग से बोला जाएगा। अब देखिए छोटा आ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बीच से, जीभ के बीच से बोला जा रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से बीच से बोल रहे हैं, तो ये जीभ के मध्य भाग से बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये मध्य भाग में रहेगा, इसको हम लोग मध्य स्वर बोलेंगे। जीभ के विभाजन के आधार पर ये मध्य स्वर हो गया। अब देखिए बड़ा आ बोल रहे हैं, आ, देखिए आ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गले में अटका हुआ है, उसको निकाल रहे हैं हम लोग, आ, है ना। कोई कहता है मुंह खोलो, कहते हैं आ,
तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ अटका हुआ है, जैसे कुल्ला करना हुआ या कुछ करना हुआ, तब भी हम लोग कहते हैं आ। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कंठ में फंसा हुआ हो ना। तो जब आ बोलते हैं तो ये जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है। और देखिए ऊ आ, ये आ हो गया, छोटा आ बड़ा आ हो गया, यानी बड़ा आ जीभ के पीछे वाले भाग से। अब ई की बात करें, ई देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आगे हम जीभ को दबा रहे हैं। ई ई यानी छोटी ई बोल रहे हैं, ई बड़ी ई बोले ई, यानी कि जीभ को हम लोग दबा रहे हैं, तो आगे वाले भाग से दबा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अग्रस्वर हो जाएगा, यानी जीभ के आगे वाले भाग से। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई हो गया। अब छोटा ऊ, देखिए ये ओठ को हम लोग गोला कर रहे हैं, तो ये ओष्ठाकृति भी बन रहा है, लेकिन यहाँ कंठ भी बन रहा है। देखिए ओ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से बोल रहे हैं और ओठ से बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग ओठ के हिसाब से विभाजन नहीं देख रहे हैं। जब ओठ के हिसाब से विभाजन देखेंगे तो ऊ ओष्ठाकृति में भी आएगा। देखिए ऊ ओठ से बोला जा रहा है और यहाँ जीभ के पीछे वाले भाग से ऊ। तो जब ये ऊ बोल रहे हैं तो ये ऊ आ जाएगा पश्च भाग में। ऊ ये भी ओठ से बोला जा रहा है और जीभ के पीछे वाले भाग से, तो हमको जीभ का पीछे वाला भाग देखना, ओठ वाला भी नहीं देख रहे हैं। तो ये हो गया ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। देखिए ए ऐ, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जीभ को फिर दबा रहे हैं। ए ऐ, तो ए ऐ किस में आ जाएगा, अग्रभाग में। किस में, अग्रभाग में। और री देखिए, री जीभ के आगे वाले भाग को मोड़ दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। री री री, तो जीभ के आगे वाले भाग से बोल रहे हैं, तो ये अग्रस्वर में आएगा। अब री के बाद ए ऐ हो गया, ओ औ, तो ओठ से बोल रहे हैं, ओठ की आकृति बन रही है और जीभ के पीछे का भाग ओ औ, जीभ के पीछे वाला भाग ओ औ। तो पश्च भाग में क्या आ जाएगा, ओ औ। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जीभ के आधार पर जीभ के हिसाब से 3 भाग में किए जाएंगे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में 1 ये 5 आएगा, मध्य भाग में 1 और पश्च भाग में 5। 1 फूल 10 माली, 5 आगे 5 पीछे। 1 फूल और 10 माली, 5 आगे 5 पीछे, ये बीच में। ठीक है, ये रहा जीभ के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा विभाजन, स्वरों का तीसरा विभाजन। ये दूसरा विभाजन था। पहला विभाजन हम लोगों ने देखा यानी कि मात्रा के आधार पर या फिर समय के आधार पर। दूसरा विभाजन हमने देखा जीभ के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा विभाजन ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति यानी कि ओठ के बनावट के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ओठ के 2 ही बनावट होंगे, या तो वृत्ताकार होगा ऐसे या अवृत्ताकार होगा। तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, वृत्ताकार अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या, ऐसा स्वर जिसे बोलते समय ओठ की आकृति वृत्ताकार हो जाए, गोला हो जाए, ये वृत्ताकार ऐसे। और अवृत्ताकार मतलब ओठ की आकृति गोली ना हो, यानी वृत्ताकार ना हो। तो देखिए आ बोलते हैं, ओठ की आकृति वृत्ताकार नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, ई इसमें भी नहीं। ऊ देखिए ओठ की आकृति वृत्ताकार हो गई, ऊ दोनों ऊ में ऊ। ए नहीं हुई, ओ देखिए ओ औ हो गया ना। और री में भी ओठ की आकृति वृत्ताकार नहीं हो रही है। तो किस में वृत्ताकार हो रही है, ओ औ दोनों में। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 वृत्ताकार। इनकी संख्या कितनी, 7 अवृत्ताकार। तो ओठ की बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में 4 आएंगे और अवृत्ताकार में 7 आएंगे। एक विभाजन और देखते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि मुख की बनावट के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं, 1 2 3 4। विवृत, अर्धवृत,
समवृत्त, अर्धसमवृत्त, 4 भाग होते हैं। विवृत्त का मतलब मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा। जैसे बोला जाता है ना कि किसी डेंटल के पास जाओ तो अगर ये उसको मुख देखना रहता है, दांत देखना रहता है, तो बोलता है कि मुख खोलिए, तो आप बोलते हैं कि कहते हैं अरे मुख पूरा खोलिए, तो आप बोलते हैं आ। जब बोलते हैं आ तो क्या निकलता है? आ, यानी मुख पूरा खुलता है, तो ये क्या हो जाएगा? आ। यानी कि विवृत्त में क्या होता है? मुख पूरा खुलता है, और केवल मुख को हमें पूरा खोलना होता है, हम लोग केवल आ बोलते हैं। र, ई, ला, या, व ये सब नहीं बोलते हैं, आ बोलते हैं, मुख पूरा खुल जाता है। अर्धवृत्त का मतलब मुख आधा खुलता है, तो मुख आधा खोलना रहता है। जैसे आ बोलते हैं, कहते हैं आ, जब कहते हैं मुख पूरा खोलिए तब कहते हैं आ। तो मुख पूरा थोड़ा खोलना है, आधा खोलना है, तो क्या बोलेंगे? अ, और क्या? ए, आओ। देखिए आ, ए, आओ। मुख पूरा नहीं खुल रहा है, पूरा में क्या होता है? आ, ऐसे पूरा खोलते हैं, लेकिन आधा खोलने में आ, ए, आओ ना, तो मुख आधा खुल रहा है, तो आधा खुल रहा है मतलब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मुख आधा खुलता है, आ, ए, औ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। और विवृत्त मुख पूरा खुलता है, इसकी संख्या 1, आ केवल। समवृत्त देखते हैं, मुख बहुत कम खुलता है। कितना खुलता है? बहुत कम खुलता है। जैसे देखिए ई, ओ, री। अब ये देखिए ऊ और ऊ ये किसमें है? वृत्ताकार में भी है, यानी ओठ के आकृति में भी वृत्ताकार में है। औ भी किसमें है? वृत्ताकार में भी है। तो हम लोग उसका विभाजन नहीं देख रहे हैं, अभी मुखाकृति का विभाजन देख रहे हैं, तो उस पे बात नहीं करेंगे, केवल मुखाकृति वाले पे बात करेंगे। अब देखिए ये हो गया, और क्या? रे, मतलब मुख क्या होता है कि बहुत कम खुलता है। ई, ओ, रे बहुत कम खुलता है। अर्धसमवृत्त का मतलब मुख बंद होने के कगार पे होता है। जैसे ए, ओ, मुख क्या है? एकदम बंद होने के कगार पे, ए, ओ बंद होने के कगार पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसमवृत्त। तो ये स्वरों का विभाजन है, हम लोग स्वरों का विभाजन देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्णों का विभाजन, जिसमें कि स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। दोस्त हम वर्णमाला को ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे आप कर ना सके, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।